हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का चैप्टर फेदर्ड फ्रेंड। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पार्ट 1 का। नरेटर को ये क्यों लगा कि स्वेन जो है एक चिड़िया को लेके आ गया है स्पेसशिप पे, और स्वेन का क्या साइंटिफिक रीजन था। तो नरेटर को इसलिए लगा कि स्वेन जो है एक चिड़िया को लेके आ गया है क्योंकि उसने एक पीले रंग की कैनरी चिड़िया को अपने ऑफिस में फ्लोट करते हुए देखा और उसके गाने की आवाज सुनी। स्वेन का रीजन ये था कि वो जानना चाहता था कि एक जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में चिड़िया कैसे ऑपरेट करेगी, कैसे उसके पंख चलेंगे। तो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से जो है वो उस चिड़िया को वहां पे लेके आया। क्लैरिबल ने अपनी नई सराउंडिंग्स में कैसे एडजस्ट किया, तो उसने बहुत जल्दी जो है एडजस्ट कर लिया था। उसने सीख लिया था कि हवा में उसे कैसे फ्लोट करना है। उसे अपने पंखों को ज्यादा फड़फड़ाना नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी है। क्योंकि जीरो ग्रेविटी में आप ऐसे ही आराम से मूव कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो। What made the narrator mistake the musical whistle for a sound from the intercom? तो नरेटर को जो है वो आवाज इंटरकॉम की इसलिए लगी क्योंकि अक्सर स्टेशन पे जब भी कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिव होता था तो उसमें जो है मैसेज आने से पहले एक विसल जैसी आवाज आती थी, तो उसे लगा ये शायद वही है। और वो स्पेस स्टेशन पे जो है कोई चिड़िया जो है एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। राइट, क्यों एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ पे चिड़िया की सीटी की आवाज आएगी। Do you think the presence of the canary would lead the spacers into trouble? If yes, why? If no, why not? क्या आपको लगता है कि ये जो चिड़िया वहां पे है इसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें कोई मुश्किल होगी? अगर होगी तो क्यों होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से उन्हें मुश्किल हो सकती है। अगर जो है चिड़िया डिस्कवर हो गई, अगर जो लोग वहां पे गेस्ट आ रहे हैं उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे चिड़िया है, तो स्वेन को जो है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो हो सकता है, क्योंकि वो जो है बिना किसी जो है अथॉरिटी के, बिना किसी ऑथराइजेशन के एक चीज जो है वो स्पेस पे लेके आ गया है। राइट, स्पेस में आप जब भी जाते हो तो हर चीज ऑथराइज्ड है, हर चीज का वेट जो है, उसका हाइट, उसका वेट, उसका डायमेंशन सब चेक हो रहे हैं। आप कोई भी चीज ऐसे नहीं ले जा सकते हो क्योंकि स्पेस में जो है हर चीज कैलकुलेटेड है, वेट और ऑक्सीजन कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप एक एक्स्ट्रा चीज लेके चले गए जिसका वेट भी है और वो ऑक्सीजन भी लेती है, तो इसका मतलब जो स्पेस स्टेशन पे बाकी लोग हैं उनकी जान खतरे में है। राइट, क्योंकि सब कुछ लिमिटेड है वहां पे। तो वो उस चीज को ध्यान में रख के आपको सारी सप्लाई दे रहे हैं। बट अगर आप एक्स्ट्रा वेट लेके चले गए तो इससे जो है सारा क्रू जो है रिस्क में आ सकता है। तो इस वजह से अगर गेस्ट को पता चल गया कि यहाँ पे जो है एक चिड़िया है, तो मुझे लगता है स्वेन जो है वो मुश्किल में आ सकता है। लेट्स डू ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे जो है पहला है द अलार्म एट द स्पेस स्टेशन फेल टू वर्क प्रॉपरली बिकॉज दे वर नॉट कनेक्टेड। ये ट्रू है, एक अलार्म सिस्टम इसलिए काम नहीं किया क्योंकि वो कनेक्टेड ही नहीं था। Clarabelle was brought to the space station for an official experiment on animal behavior in space। ये false है, कोई ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट नहीं था। स्वेन जो है खुद अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से उसे लेके आया था। The canary's suffering helped the crew discover a problem with the air purifier। ये सही है, अगर वो चिड़िया जो है ऐसे बेहोश नहीं होती तो उन लोगों को कभी भी पता नहीं चलता कि एयर में कुछ प्रॉब्लम है। The air purifier froze because there was a rare eclipse। ये बात भी सही है, वहां पे एक रेयर एक्लिप्स हुआ था उस रात जिसकी वजह से जो एयर प्यूरिफायर था वो फ्रीज हो गया था। Clarabelle could fly gracefully in the space station performing loops in the air। ये भी सच है, उसने बहुत अच्छे से जो है सीख लिया था जीरो ग्रेविटी में कैसे उड़ना है। The space station crew was uninterested in Clarabelle and hardly noticed her presence after she was discovered। ये false है, सब लोग जो है वो बहुत ही entertain होते थे उसकी presence से, और सब खुश थे इस बात से कि वो वहां पे है। Clarabelle had fainted and had to be revived with oxygen supply। ये true है। नेक्स्ट हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट स्वेन्स एबिलिटीज फ्रॉम हिज जॉब डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बताया गया है उससे हमें क्या पता चलता है कि उसके अंदर क्या एबिलिटीज हैं, क्या काबिलियत है। तो उससे हमें ये पता चलता है
कि स्पेस में काम करने की जो है उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही अच्छे से समझता है कि स्पेस में कैसे काम करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो गर्डर्स हैं वो फ्लोट करते हैं और उन्हें कैसे जो है डायरेक्ट करना है, कैसे उन्हें अच्छे से अरेंज करना है एक पैटर्न में, ये वो बहुत आसानी से कर ले रहा है ना। ऑफ कोर्स स्पेस में जो है वेट नहीं है, क्योंकि आप कोई भी खंबे को उठा के जो है इधर से उधर नहीं रख रहे हो। बट इसका मतलब ये भी है कि अगर वहां पे वेट नहीं है तो किसी भी चीज को जो है एम करके अच्छे से डायरेक्ट करके एक दिशा में लगाना, ये भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर चीज फ्लोट करेगी, राइट। तो वो अगर ये काम इतने अच्छे से कर रहा है कि वो ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि बैले डांसर की तरह जो है सारे गर्डर्स फ्लोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही मस्ट बी रियली स्किल्ड इन हिज जॉब। हाउ कैन वी कंक्लूड दैट स्वेन वाज वर्किंग इन जीरो ग्रेविटी? हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि स्वेन जो है जीरो ग्रेविटी में काम कर रहा था? तो ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो गर्डर्स थे वो फ्लोट कर रहे थे, आराम से इधर उधर फ्लोट कर रहे थे, राइट। गर्डर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े पोल मेटल के या सीमेंट के, उन्हें गर्डर्स कहते हैं। जनरली वो जो है किसी बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए जो है बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है स्पेस स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए ये गर्डर्स यूज होते थे, तो इनको जो है एक सही पैटर्न में लगाना ये काम स्वयं का था। तो हमें पता चल रहा है जीरो ग्रेविटी में ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्डर्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, और उससे जो है उन्हें बहुत ही अच्छे से जो है केयरफुली गाइड करना है ताकि वो सही पैटर्न में आ सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। असर्शन का मतलब है स्टेटमेंट। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि स्वेन का जो जॉब था उसमें क्या रिक्वायर्ड था? उसमें ये रिक्वायरमेंट था कि उसे जो है गर्डर्स को, जो खंबे हैं, जो गर्डर्स हैं, उन्हें 3D बैले डांस कराना है स्पेस में। क्या मतलब है इसका? नरेटर ने ये कहा था कि वो जो है स्पेस में जैसे गर्डर्स को जो है डायरेक्ट करके पुश करके जैसे जो है वो उन्हें फ्लोट करा के सही पैटर्न में, एग्जैक्ट पैटर्न में अरेंज करता था। वो देखने में ऐसे लगता था जैसे वो गर्डर्स से जो है 3D बैले डांस करा रहा है। इसका रीजन क्या बताया गया है? इसका रीजन ये बताया गया है कि जब जीरो ग्रेविटी में हम काम करते हैं तो उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लोट करते हैं, राइट। इसलिए गर्डर्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें परफेक्ट पोजीशन में लगाना जो है वो मुश्किल है, राइट। अगर उठा के किसी चीज को रखना हो तो वो आसान है, बट कोई चीज फ्लोट कर रही है और मैं आपको बोलूं कि आपको उस चीज को जो है फ्लोट कर रही है कैसे भी पुश करके जो है आपको उसे इस जगह डालना है, ये उसकी परफेक्ट लोकेशन है, तो वो इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है, जो हमारा ए है वो करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ए एंड आर। एंड जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट रीजन है इस assertion का, इस स्टेटमेंट का। Replace the underlined word. During the festival, people wore colorful outfits that represented their culture. तो outfits की जगह हम garbs भी कह सकते हैं। garbs का मतलब होता है कपड़े, कोई specific type की यूनिफॉर्म। नेक्स्ट अगेन हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला है fill in the blank by selecting the correct option. The narrator references canneries and miners in order to highlight the historical use of canneries as warning systems. जो नरेटर है वो कैनरीज, चिड़िए और माइनर्स के बारे में जो है वो इसलिए बताता है क्योंकि वो ये चीज हाईलाइट करना चाहता है कि पुराने जमाने में भी, हिस्ट्री में भी ये चीज बताई गई है कि कैनरीज जो चिड़िया होती थी उनका यूज होता था वार्निंग सिस्टम की तरह। उन्हें माइंस में लेके जाया जाता था ताकि जो है अगर वहां पे हवा में जो है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये चिड़िया जो है पहले से लोगों को वार्न कर सकें। Complete the following sentence with a suitable reason. Jim initially dismisses the warning about the air because, जब जिम को जो है सबसे पहले नरेटर कहता है कि अरे यहाँ पे हवा में कुछ तो गड़बड़ है, तो जिम जो है उस चीज को डिसमिस क्यों कर देता है? क्यों कहता है कि अरे नहीं ये तो बेवकूफी की बात है, ऐसे तो कुछ है ही नहीं, बकवास है ये तो ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि वो बिलीव करता है कि जो उसका डुप्लीकेट अलार्म सर्किट है, यानी वहां पे दो अलार्म सर्किट हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो वो जो है उन चीजों पे बहुत अच्छे से भरोसा करता है और वो जानता है कि अगर एक सिस्टम खराब भी हुआ तो दूसरा अलार्म सिस्टम तो एटलीस्ट उन्हें बता ही देगा कि अगर हवा में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे जो है पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है अपने दोनों इंडिपेंडेंट अलार्म सर्किट्स पे।
What does the phrase shook Jim mean in the context of the information in the extract? तो ये जो phrase है shook Jim, इसका मतलब है कि जिम को जो है जब ये अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन मिली कि जो दूसरा अलार्म सर्किट है वो अभी भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन से जो है वो बिल्कुल हिल गया, क्योंकि वो जो है हैरान हो गया। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, तो अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन से वो स्टार्टल हो गया, हैरान हो गया। What does the crew's action of passing the oxygen bottle around like a pipe of peace suggest about their response to the situation? तो क्रू का जो है ये जो एक्शन था कि वो ऑक्सीजन बॉटल को जो है एक दूसरे को पास कर रहे थे, जैसे कि जो है कोई पीस का जो है खंबा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, पाइप ऑफ पीस से हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि जो क्रू है वो बहुत ही शांति से जो है ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, इवन दो सिचुएशन बहुत ही टेंस है। तो टेंस सिचुएशन में भी जो है हर कोई जो है वो शांत रहने की कोशिश कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है और एक दूसरे के साथ जो है ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है। What was the purpose of the alarm? What had caused its failure? तो अलार्म का पर्पस ये था कि वो क्रू को वार्न करे अगर वहां पे स्पेस स्टेशन में हवा जो है वो अनसेफ हो जाए। तो फेल इसलिए हो गया क्योंकि एक अलार्म सर्किट तो कनेक्टेड नहीं था, और जो सिंगल एक्टिव अलार्म था सर्किट में वो जो है फेल कर गया जब जो है एयर प्यूरिफायर का एक पार्ट जो है वो एक्लिप्स के दौरान जो है फ्रीज हो गया। तो लोगों को अलार्म करने में, उन्हें वार्न करने में ये जो दूसरा एक्टिव अलार्म था ये फेल कर गया। तो एक जो है अलार्म वो फेल कर गया और दूसरा कनेक्टेड ही नहीं था। हाउ डज द क्रूज रिएक्शन टू क्लैरिबल चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी? तो जो क्रू था उनका रिएक्शन ऐसे चेंज हुआ कि पहले जो है वो एक सीक्रेट पेट थी, किसी को पता ही नहीं था कि वो वहां पे है। उसके बाद जो है वो सबकी फेवरेट बन गई, और एंड में जो है सारे क्रू ने ये रियलाइज किया कि उसने जो है सब लोगों की जान बचाई है, तो इसलिए जो है सब उसकी बहुत ही वैल्यू करने लगे। What does the last part of the story tell us about the significance of unusual ways of problem solving? ये जो हमारी स्टोरी का लास्ट पार्ट है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके लिए जो है कुछ अनोखे तरीके भी हो सकते हैं, अनयूजुअल तरीके भी हो सकते हैं। कभी कभी जरूरी नहीं है जो यूजुअल वेज हैं उन्हीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये जो लास्ट पार्ट है स्टोरी का, इससे हमें ये समझ में आता है कि कभी कभी जो है सिंपल और नेचुरल मेथड्स, जैसे कि चिड़ियों का यूज करना वार्निंग सिस्टम की तरह जो है वो ज्यादा कारगर होता है, बजाय इसके कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी पे भरोसा करें। तो कभी कभी जो है टेक्नोलॉजी भी फेल कर जाती है और जो पुराने सिस्टम्स हैं, जो नेचुरल मेथड्स हैं वो काम कर जाते हैं। जैसे कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि अगर सर्दी खांसी बुखार है तो इसकी बजाय कि आप कोई दवाई लो, आप नेचुरल तरीके भी अपना सकते हो। तुलसी की चाय पी लो, अदरक का काढ़ा पी लो, राइट? तो ये सब चीजें भी कभी कभी बहुत कारगर होती हैं। जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी का टाइटल है फेदर्ड फ्रेंड, ये क्यों सही है? तो ये मुझे इसलिए अप्रोप्रिएट लगता है क्योंकि एक फ्रेंड जो है वो ऐसा कोई इंसान होता है जो आपका ध्यान रखे, आपको जो है किसी भी खतरे से बचाए। और क्लैरिबल ने जो है लिटरली जो है क्रू की जिंदगी को सेव किया, राइट? उसने सबकी लाइफ बचाई। तो उसने ये प्रूव किया कि वो पेट से भी कहीं ज्यादा है, वो एक्चुअली जो है आपकी दोस्त है, पेट नहीं है, वो फ्रेंड है। Without Claribel, we should soon have been slightly dead. What does this line suggest about uncertainty of life in space? तो ये जो लाइन है जो नरेटर ने कही है कि अगर क्लैरिबल नहीं होती तो हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा मर गए होते। तो थोड़ा थोड़ा का मतलब है पूरे मर गए होते, बट वो मजाक में ऐसे कह रहा है कि हम तो थोड़े मर ही गए होते अगर वो नहीं होती तो। इससे हमें ये समझ में आता है कि स्पेस में जो लाइफ है वो बहुत ही अनसर्टेन है और डेंजरस है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा फेलियर जो है, मशीन जो है जरा सी फेल हुई, जरा सी प्रॉब्लम हुई, एक्लिप्स की वजह से जो है एयर प्यूरिफायर फ्रीज कर गया, एक अलार्म सर्किट काम नहीं किया, तो इतनी छोटी सी चीज की वजह से भी जो है अगर आपको टाइम पे वार्निंग नहीं मिले तो आपकी जान जा सकती है। तो स्पेस में लाइफ बहुत ही अनसर्टेन और डेंजरस है। एक्सप्लेन हाउ द राइटर प्रेजेंटेड साइंस फिक्शन विद अ टच ऑफ ह्यूमर। तो ये जो स्टोरी है उसमें राइटर जो है साइंस फिक्शन बता रहा है, राइट? एक साइंस फिक्शन स्टोरी है ये,
स्पेस जो है वहां पे स्पेस स्टेशन की, बट उसमें उसने ह्यूमर भी डाला है। तो ये उसने कैसे किया है? तो ये जो स्टोरी है इसमें राइटर ने बहुत ही लाइट हार्टेड लैंग्वेज का यूज किया है, हल्की फुल्की भाषा का यूज किया है, फनी एक्सप्रेशंस का यूज किया है। जैसे वो कहता है स्लाइटली डेड, राइट, थोड़े से मर जाते, थोड़ा सा कोई थोड़ी मरता है, पूरे ही मरते हैं, बट उसने ये मजाक में कहा है। और वो ह्यूमरस सिचुएशंस भी बताता है, जैसे कि जो चिड़िया है वो स्पेस में फ्लोट कर रही है। तो ये सारी चीजों से जो है स्टोरी बहुत ही एंजॉयबल और एंटरटेनिंग हो जाती है। वो टेक्निकल डिटेल्स एक तरह से तो बता रहा है कि गर्डर्स है, मास बोनसेस हैं, और फिर इन्हीं चीजों को जो है वो बैलेंस कर रहा है ह्यूमर के साथ। तो ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें करे कि रीडर जो है वो बोर हो जाए कि अरे क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ह्यूमर भी ले आता है, जैसे कि जो है जब वो चिड़िया को देखने के लिए मुड़ता है तो उसके सर पे जो है खंबा लग जाता है। कुक जो है वो डॉक्टर भी है, डाइटिशियन भी है। तो ये सारी चीजें जो है ह्यूमर क्रिएट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं साइंस फिक्शन भी है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, बट ह्यूमर के साथ। How would Sven reflect on his experience? Sven would feel sad and relieved at the same time. उसे बुरा भी लगेगा और थोड़ी राहत भी मिलेगी सेम टाइम पे, क्योंकि जो है सैड इसलिए है क्योंकि क्लैरेबल जो है ऑलमोस्ट मरने वाली थी। तो उसे जो है बुरा लगेगा कि मेरी पेट की जिंदगी जो है खतरे में आ गई थी, बट साथ ही वो प्राउड भी फील करेगा क्योंकि उसने जो है पूरे क्रू की जान बचाई। He would realize that his decision, though risky, proved life saving. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बॉक्स में जो है एडजेक्टिव्स दिए हैं, हमें करेक्ट वर्ड के साथ जो है उन्हें कनेक्ट करना है। तो पाथ, रास्ता जो है वो नैरो हो सकता है, राइट, पतला सा रास्ता हो सकता है, तो नैरो पाथ। वरी, कोई चिंता है तो वो नैगिंग वरी हो सकती है। नैगिंग का मतलब हुआ कोई चीज जो आपको कंटिन्यूअसली जो है नैग कर रही हो, कंटिन्यूअस कर रही हो, तो कंटिन्यूअस परेशानी नैगिंग वरी। वेग प्लान का मतलब हुआ कोई ऐसा प्लान जो बहुत ही वेग है, यानी उसमें कुछ भी पक्का पक्का नहीं है, ऐसे ही आपने कुछ तो कह दिया है, हो या ना हो आपको पता नहीं है, तो उसे कहेंगे हम वेग प्लान। शीपिश लुक क्या हुई? जैसे कभी आपने कुछ गड़बड़ कर दी हो और आपके मम्मी पापा आपसे पूछें कि यहाँ पे क्या हुआ, तो आपको पता है आपने गड़बड़ कर दी है, बट आप उन्हें बताओ कैसे? तो वो जो आपका फेस पे जो लुक होगी वो होगी शीपिश सी, कि कुछ तो मैंने किया है बट मैं बताऊं कैसे। इनएक्सप्लिकेबल रीजन का मतलब होता है ऐसी कोई रीजन जो कि आप समझा नहीं पाओ, उसे जो है आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओ। स्लगिश ट्रैफिक यानी बहुत ही स्लो मूविंग सा ट्रैफिक, स्लग्स की तरह, स्नेल्स की तरह चल रहा है, धीरे धीरे मूव ही नहीं कर रहा है। हश्ड वॉइसेस का मतलब चुपचाप जो आवाजें हैं, यानी धीमी आवाज में कोई बात करे, चुप चुप एक दूसरे को करे, तो वो हुए हश्ड वॉइसेस। डिलाइटेड एक्सप्रेशन, खुशी वाले एक्सप्रेशन, राइट, कोई बहुत ही खुश हो तो डिलाइटेड एक्सप्रेशन। नाउ आपको ये जो वर्ड्स हैं ये आपके चैप्टर में जहां भी आए हैं वहां पे आपको उसे अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो लाइंस जो है मेंशन की हैं जिसमें ये वर्ड्स जो हैं आए हैं, तो आप जो है अपनी बुक में ढूंढ के इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है मर्ज्ड वर्ड्स। मर्ज्ड वर्ड्स क्या होते हैं? जब आप दो वर्ड्स को जो है कंबाइन करके उनके कुछ पार्ट्स को जो है जोड़ के एक अलग वर्ड बनाओ, तो वो हो जाते हैं मर्ज्ड वर्ड्स। जैसे कि वर्ड है इंटरकॉम, ये वर्ड बना है इंटरनल और कम्युनिकेशन को मिक्स करके। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमें इनसे मर्ज्ड वर्ड बनाने हैं और उनके मीनिंग लिखने हैं। तो ब्रेकफास्ट और लंच को अगर हम ऐड करेंगे तो मील बन जाती है ब्रंच, जो कि हम ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में करते हैं, उसे कहा जाता है ब्रंच। मोटर और होटल को मिला के बनता है मोटेल। तो मोटेल्स जो है वो ऐसे होटल होते हैं जो जनरली हाईवेज पे होते हैं, मोटरिस्ट के लिए, जो लोग मोटर बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये होटल्स बनाए जाते हैं जनरली, जिसे कहा जाता है मोटेल। स्मोक और फॉग को जोड़ के वर्ड बनता है स्मॉग। तो अगर जो है हवा में पोल्यूशन आपको दिखाई दे स्मोक और फॉग की वजह से, तो वो होता है स्मॉग। सिचुएशन और कॉमेडी को अगर हम मिक्स करेंगे तो बन जाएगा सिटकॉम। तो ऐसे शोज जो टीवी पे आते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट कॉमेडी है और जो डेली सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है, डेली लाइफ में जो हो रहा है उसके ऊपर जो फनी चीजें हो रही हैं, वो हो जाते हैं सिटकॉम्स। जैसे कि फ्रेंड्स है हमारा सीरियल, वो हुआ एक सिटकॉम। वीडियो प्लस व्लॉग क्या हो जाएगा? व्लॉग, राइट। वीडियो डायरी जो है हम अपनी लाइफ की बनाए, डेली क्या क्या हो रहा है, तो वो हो जाएगा व्लॉग।
स्पून और फोक को अगर हम ऐड कर दें तो एक वर्ड बन जाता है स्पोक। स्पोक क्या होता है, अगर आप जो है कहीं होटल में जाओ तो अक्सर जो है आपको खाने के लिए स्पून जैसा मिलेगा, बट वो स्पून के आगे जो है फोक जैसे जो है नुकीले दांत जैसे होंगे, तो वो हो जाता है स्पोक। वेब और सेमिनार को आप ऐड करोगे तो वर्ड बनता है वेबिनार। तो वेबिनार क्या है, एक ऑनलाइन सेमिनार जो कि इंटरनेट पे कंडक्ट हो रहा है। सेमिनार क्या होता है, ऐसी मीटिंग जो एक्चुअली हो रही है फेस टू फेस। बट वेबिनार क्या है, ऐसी कोई मीटिंग जो कि ऑनलाइन हो रही है। Read the following sentence from the text and fill in the blank. It will mean that you are being doubly safeguarded. इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा डबल प्रोटेक्शन होगा। तो ये जो सेंटेंस है इसमें विल का क्या मतलब है, फ्यूचर की बात हो रही है, राइट। विल यहाँ पे फ्यूचर बता रहा है, इसका मतलब ये होगा कि तुम डबल प्रोटेक्टेड होगे। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश लैंग्वेज में हम बहुत तरीके से जो है वर्ब्स का यूज कर सकते हैं फ्यूचर की बात करने के लिए। तो यहाँ पे जो है टेबल में हमें समझाया गया है कि कैसे अलग अलग तरीके से हम फ्यूचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला है विल, राइट। हम विल का यूज करते हैं फ्यूचर की बात करने के लिए। नाउ विल जो है वो एक मोडेल वर्ब भी है जिसका हम यूज करते हैं और भी कुछ चीजों के लिए, जैसे जो है जब हम कोई काम करने की विलिंगनेस बताएं, कोई सर्टेनिटी बताएं या कोई ऑब्लिगेशन है कि ये काम हमें करना है, तब हम विल का यूज करते हैं। इसके अलावा हम विल का यूज करते हैं फ्यूचर इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या फ्यूचर के बारे में कोई पॉसिबल प्रेडिक्शन बताने के लिए कि फ्यूचर में ये हो सकता है, हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि आई थिंक द कैलाश हाउस विल विन, मुझे लगता है कैलाश हाउस जीतेगा। मुझे लगता है आरोही स्कूल टॉप करेगी, आई थिंक आरोही विल टॉप द क्लास। नेक्स्ट हम फ्यूचर को डिस्क्राइब करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी। तो जो है जब हम फ्यूचर की बात करें ऐसी सिचुएशंस में जो कि रेगुलर स्केड्यूल्ड है या प्लान्ड एक्शन है कि ये चीज होनी है और स्केड्यूल्ड है, ऑलरेडी प्लान्ड है, तो जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं फ्यूचर की बात करने के लिए। जैसे कि माई स्कूल रीओपन्स ऑन जैन 3rd, तो मेरा स्कूल 3rd जैन को ओपन होगा, राइट। फ्यूचर की बात है बट मैं आपको सिंपल प्रेजेंट में बता रही हूँ। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में भी हम फ्यूचर की बात करते हैं जब जो है हम फ्यूचर के किसी ऐसे एक्शन की बात करें जो कि हमारा पर्सनल अरेंजमेंट है, कोई पर्सनल फिक्स्ड प्लान है। तो जब भी जो है कोई फ्यूचर एक्शन की बात हो, किसी इवेंट की बात हो जो जनरली हमारा कोई पर्सनल अरेंजमेंट है, कोई पर्सनल प्लान है, तो जो है हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में जो है उसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि माई एग्जाम्स आर गेटिंग ओवर दिस वीकेंड, मेरे एग्जाम्स इस हफ्ते खत्म हो जाएंगे। आई एम विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द वेकेशन, मैं उन्हें छुट्टियों में मिलूंगी। तो फ्यूचर की बात हो रही है बट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। इसके अलावा हम गोइंग टू का यूज करते हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। ये जनरली हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, जब भी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फैमिली से, तो हम गोइंग टू का यूज करते हैं। जैसे कि वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू मोटर बाइक, वी आर गोइंग टू मूव टू अ न्यू हाउस सून। तो ये जो है इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जो है हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट जो है इस टेंस का यूज होता है फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या हुआ, जब भी हम किसी ऐसी चीज की बात करें जो कि मैं आपको फ्यूचर में एक टाइमलाइन बता रही हूँ कि इस टाइम तक ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, तो जो है मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करती हूँ। इसमें जनरली हमेशा जो है हम बाय लगाएंगे, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं आपको एक सर्टेन टाइमलाइन बता रही हूँ कि इस टाइम तक ये चीज हो जाएगी, तो जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसमें हम विल हैव प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि द टीचर सेज शी विल हैव कंप्लीटेड द पोर्शंस बाय नेक्स्ट मंथ, टीचर ने बोला है कि वो अगले महीने तक ये पोर्शन कंप्लीट कर देंगी। तो अगले महीने तक, राइट, तो हमने एक फ्यूचर की टाइमलाइन दी है कि इस टाइम तक ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें विल प्लस बी प्लस आईएनजी लगता है। तो जब भी जो है हम किसी ऐसी चीज की बात करें जो कि प्रोग्रेस में, जिसमें फ्यूचर की बात कर रही हूँ उसमें जो है उस टाइम में प्रोग्रेस में होगी, तो वो जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस होता है। व्हेन वी से दैट समथिंग विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर, जिस फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ उस समय ये चीज जो है प्रोग्रेस में होगी। जैसे कि दिस टाइम टुमारो आई विल बी रिलैक्सिंग एट होम,
दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग इन अ ट्रेन। तो कल इस टाइम तक ये चीज प्रोग्रेस में होगी, मैं ये कर रही होंगी, तुम ये कर रहे होगे। तो अगर मैं फ्यूचर की बात करूं ऐसे टाइम की जिसमें कोई चीज प्रोग्रेस में होगी, कोई एक्शन चल रहा होगा, तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस होता है। इसके अलावा है फ्यूचर इन द पास्ट। ये क्या है? पास्ट का फ्यूचर। समटाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट द पास्ट वी नीड टू मेंशन समथिंग दैट वाज स्टिल इन द फ्यूचर एट दैट टाइम, समथिंग दैट हैड नॉट हैपेंड येट। तो कभी कभी जो है जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हमें कोई ऐसी चीज मेंशन करनी होती है जो उस समय, जिस पास्ट की हम बात कर रहे हैं उस समय वो हुई नहीं थी, तो उसमें हम फ्यूचर के बारे में बता रहे होते हैं। तो जो है जिस पास्ट की आप बात कर रहे हो उसमें जो है आपने फ्यूचर का कुछ बोला हो, तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो फ्यूचर इन द पास्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। आई हैड नो टाइम टू शॉप एज आई वाज लीविंग फॉर चेन्नई इन एन आवर। मेरे पास शॉपिंग करने का टाइम नहीं था। कब नहीं था? पास्ट की बात हो रही है। तो जब मैं जो हूँ चेन्नई के लिए 1 घंटे में निकलने वाली थी, मेरे पास शॉपिंग का टाइम नहीं था। लास्ट टाइम आई सॉ यू यू वर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। जब मैंने पिछली बार तुम्हें देखा था तो तुम नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, राइट? तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में जो है तुमने फ्यूचर का ये बोला था, तो पास्ट में ये फ्यूचर था, तो वो हो गया फ्यूचर इन द पास्ट। इन 2024 आई अराइव्ड इन अ टाउन वेयर आई वुड स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। 2024 में मैं एक ऐसे जगह पे पहुंची, ऐसे शहर में जहां पे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली थी। तो ये हो जाता है हमारा फ्यूचर इन द पास्ट। तो ये हैं कुछ तरीके जिससे आप फ्यूचर टाइम को रेफर करते हो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वर्ब का यूज आप ऐसे अलग अलग तरीके से कर रहे हो टू डिफाइन फ्यूचर इन इंग्लिश। नेक्स्ट हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, विल और गोइंग टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम। पहला है आवर फ्लाइट लीव्स एट 10 AM टुमारो। सिंपल प्रेजेंट में बात हुई है, राइट? क्योंकि फिक्स्ड स्केड्यूल की बात हो रही है। सेकेंड है दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द वीक, राइट? तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक टाइम आपको फ्यूचर में बता दिया है जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। द वेदर फोरकास्ट सेज इट विल रेन लेटर टुडे, राइट? हम जब प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो हम विल का यूज करते हैं। इट विल रेन लेटर टुडे। वी आर मूविंग इनटू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। हम अपने नए घर में जो है मूव कर रहे हैं अगले महीने। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, राइट? क्योंकि एक प्लान्ड एक्शन की बात हो रही है। आई एम स्टार्टिंग माई न्यू हॉबी क्लास नेक्स्ट मंडे। ये भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है बिकॉज हम एक पर्सनल प्लान की बात कर रहे हैं, राइट? कि मैं अपना नया हॉबी क्लास जो है अगले मंडे स्टार्ट कर रही हूँ। शी इज गोइंग टू गो टू द मॉल दिस आफ्टरनून। तो वो जो है पहले से प्लान बना चुकी है कि वो मॉल जाएगी इस आफ्टरनून, राइट? इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन है तो हमने गोइंग टू का यूज किया है। द टीम इज हैविंग अ मीटिंग एट 3 PM टुमारो। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हुआ क्योंकि एक फिक्स प्लान की बात हो रही है। बट आप एक चीज देखो, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो द टीम हैज अ मीटिंग एट 3 PM टुमारो। ये भी करेक्ट होगा। तो अगर आप इज हैविंग की जगह यहाँ पे हैज कर दो, द टीम हैज अ मीटिंग, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि आप एक स्केड्यूल्ड इवेंट की बात कर रहे हो। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल प्रेजेंट में भी लिख सकते हो। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क आफ्टर डिनर। तो यहाँ पे जो है विल हेल्प हमने इसलिए किया क्योंकि हम कोई चीज जो है ऑफर कर रहे हैं, राइट? विलिंगनेस बता रहे हैं कि ये मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। Fill in the blanks. By 2040, AI will have revolutionized medical treatments. तो यहाँ पे क्योंकि मैंने एक आपको स्पेसिफिक टाइमलाइन बताई है कि इस टाइम तक ये चीज हो जाएगी, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ इसलिए will have. Researchers are developing. Are developing इसलिए क्योंकि हम जो है एक ongoing काम की बात कर रहे हैं, एक चीज जो है ongoing है, तो present progressive. AI powered diagnostic tools that will transform healthcare by the end of this decade. Future का prediction है इसलिए will transform. Next week, the International Science Congress opens to showcase advancements in AI and robotics. In the coming years, robots will assist surgeons in performing complex operations. Years ago, experts had predicted that AI would reshape our world,
And now as we approach the future, this will be our new reality. Will be क्योंकि हम एक फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है, तो इसका ट्रांसक्रिप्ट आपको पेज 249 पे मिल जाएगा. इन सेंटेंसेस में से आपको बताना है कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स. तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो फॉल्स है और फोर्थ जो है वो फॉल्स है. सेकंड, थर्ड, फिफ्थ ये तीनों सेंटेंसेस ट्रू हैं, करेक्ट हैं. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. ये भी सेम ट्रांसक्रिप्ट पे बेस्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टोबी, आई मिस माई पीपल एंड होम. Toby, well, we Martians don't need to eat anything. We get our energy from the sun. Monica, oh, don't you ever feel like having ice creams and chocolates? Monica, okay, tell me one thing. How are you able to see only with one eye? Toby, I can see beyond mountains and clouds, woods, and even metals. Read the following words from the text aloud and circle the letters that are not pronounced. तो यहाँ पे इन वर्ड्स में कौन से लेटर्स हैं जो साइलेंट लेटर्स हैं. तो यहाँ पे है, देखिए, पहला बैले. बैले में जो है टी जो है वो प्रोनाउंस नहीं हुआ है. विसल, विसल जो है उसमें टी प्रोनाउंस नहीं हुआ है. अलार्म, इसमें आर जो है वो साइलेंट है. साइकोलॉजिस्ट में जो है पी जो है वो साइलेंट है. तो ये जो सारे वर्ड्स हैं इनमें कोई ना कोई साइलेंट लेटर है. बैले, विसल, अलार्म, साइकोलॉजिस्ट. नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ और वर्ड्स दिए हैं जिन्हें हमें प्रोनाउंस करके प्रैक्टिस करना है. तो जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ वैसे ही आप इसे प्रोनाउंस करके देखिए. ये आपको खुद से एक्टिविटी करनी है प्रोनाउंसिएशन की. रिसीट, इसमें पी साइलेंट है, रिसीट. डेब्री, इसमें एस साइलेंट है, डेब्री. निमोनिया, इसमें पी साइलेंट है. ऑमंड, इसमें एल साइलेंट है. फॉरेन, इसमें जो है जी साइलेंट है. आइलैंड, इसमें एस साइलेंट है. रैक, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है. आइल, इसमें एस साइलेंट है. कैंपेन, इसमें जो है जी साइलेंट है. फासन, इसमें टी साइलेंट है. तो रिसीट, डेब्री, निमोनिया, ऑमंड, फॉरेन, आइलैंड, wreck, aisle, campaign, fasten. Ballet, whistle, alarm, psychologist. नेक्स्ट आपकी पेयर एक्टिविटी है. तो दो लोगों का पेयर बना के आपको करना है. यहाँ पे दो सिचुएशंस दी हैं. इन दोनों सिचुएशंस में एक बच्चा जो है वो एडवाइस जो है वो मांगेगा और दूसरा जो है एडवाइस सजेशंस देगा. तो एडवाइस मांगने के लिए जो है ये सारे प्रॉम्प्ट्स आप यूज कर सकते हो और एडवाइस देने के लिए ये सारे. सिचुएशन क्या क्या है, आपको जो है सोलर सिस्टम का एक मॉडल बनाना है साइंस एग्जीबिशन के लिए, बट आपको ये नहीं पता कि कौन से मटेरियल्स यूज करने चाहिए. तो आप अपने फ्रेंड से जो है कुछ सजेशंस मांग रहे हो. दूसरा टॉपिक है, आपको प्रिपेयर करना है एक इंटर क्लास क्विज के लिए. टॉपिक है चंद्रयान 3. तो आप अपने फ्रेंड से एडवाइस मांग रहे हो कि कैसे आप प्रिपेयर करो इस क्विज के लिए. पहली सिचुएशन है हमारी सोलर सिस्टम का मॉडल. स्टूडेंट ए जो है वो एडवाइस मांग रहा है. What should I do to make a model of the solar system? I don't know what materials to use. तो स्टूडेंट बी जो एडवाइस दे रहा है वो कहेगा, I feel you should use thermocol balls or clay for the planets. It is best to use colors and labels to show each planet clearly. Student A, how can I make sure my model looks attractive? Student B, you should ensure that the sizes of the planets are different and arrange them in the correct order. If you have an issue with materials, try using waste items like cardboards and bottle caps. Second situation है हमारी इंटर क्लास क्विज ऑन चंद्रयान 3 के लिए प्रिपेयर करना. तो पहला स्टूडेंट जो एडवाइस मांग रहा है, What are the best ways to prepare for the Chandrayaan 3 quiz? Student B कहेगा, It's good to prepare yourself by reading your textbook and watching short videos about Chandrayaan 3. How can I make sure I remember the important points? You should ensure that you note down key facts such as the launch date, objectives, and achievements.
If you feel confused, try discussing the topic with friends or teachers. Complete the social media web given below with the uses of internet. तो यहाँ पे देखिए फेसबुक जो है हमारा सोशल मीडिया हो गया, एक्स भी सोशल मीडिया है। ये हो गया हमारा ईमेल्स जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ये है कॉन्टैक्ट्स, राइट, तो ये भी कम्युनिकेशन के लिए है। ये हो गया गूगल मैप्स जो कि नेविगेशन के लिए यूज होता है। ये है म्यूजिक ऐप, राइट, तो ये हो गया एंटरटेनमेंट के लिए। ना ये वाला मुझे नहीं पता, आई एज्यूम ये कोई वीडियो ऐप है। तो ये जो है हमारे सोशल मीडिया या फिर आई एज्यूम एंटरटेनमेंट में आ जाएगा। मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप जो है कमेंट्स में मुझे बताना कि ये किसका आइकन है। नेक्स्ट आपको एक आर्टिकल लिखना है, टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। नाउ ये जो आर्टिकल है इसमें आपको पैराग्राफ 1 में इंट्रोडक्शन देना है। पैराग्राफ 2 में जो है आप यूजेस ऑफ इंटरनेट बताओगे, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, और कुछ एग्जांपल्स दोगे अपने व्यू को सपोर्ट करने के लिए। एंड लास्ट जो पैराग्राफ होगा उसमें आप एंड करोगे कमेंट के साथ, और रीडर को जो है कोई थॉटफुल आइडिया या कोट के साथ जो है आप इसे जो है आप इस आर्टिकल को क्लोज करोगे। तो रीडर के लिए आपको जो है कुछ तो ऐसा एंड में लिखना है जिससे वो सोचने पे मजबूर हो जाए, थॉटफुल हो वो। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट बाय स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। पैराग्राफ 1 होगा हमारा इंट्रोडक्शन। The internet has become an important part of our daily life. It connects people from different parts of the world and helps us get information within seconds. Today, the internet is used by students, teachers, professionals, and families for various purposes. Paragraph 2 होगा हमारा uses and importance. The internet is very useful in many ways. Students use it for online classes, projects, and learning new skills. People use emails and social media to communicate with friends and relatives. The internet also provides entertainment through music, movies, and games. We can use maps we can use maps to find places, read news, shop online, and even pay bills. Thus, the internet saves time and makes our work easier and faster. In conclusion, the internet plays a major role in modern life. When used wisely, it is a powerful tool for learning and growth. The internet is a world of knowledge. How we use it decides our future. A canary in the coal mine is a popular phrase to describe early signs of potential danger. तो जो है ये एक फ्रेज है, एक मुहावरा है, एक कहावत है जिसका हम यूज करते हैं अक्सर कोई भी डेंजर के बारे में बताने के लिए। क्या है मुहावरा? अ कैनरी इन द कोल माइन। तो जैसे कि हम अगर बोलें द डिक्लाइन इन बटरफ्लाई पॉपुलेशंस सर्व्स एज अ कैनरी इन द कोल माइन फॉर एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो ये जो है हम मुहावरे का यूज कर रहे हैं इस चीज को बताने के लिए कि बटरफ्लाईज की पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रही है उससे जो है कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ही स्ट्रेस में है। तो वार्निंग के लिए जो है हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। क्यों इसका ऐसे हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि हिस्ट्री में जो है हिस्टोरिकल टाइम्स में एक्चुअली कैनरीज का यूज होता था माइंस में खतरे को बताने के लिए। Coal miners in places like Arunachal Pradesh used canary birds to detect the presence of carbon monoxide. तो जो कोयले की माइंस होती थी अरुणाचल प्रदेश में उसमें कैनरी बर्ड्स का यूज होता था बताने के लिए कि इस माइन में कार्बन मोनोक्साइड है या नहीं है। Such gases are a potential risk to the life of the miners. Now, of course, कार्बन मोनोक्साइड अगर आप इनहेल करोगे तो आपकी जान को खतरा होता है। तो अगर माइनर्स जो हैं वो उस जगह जाएंगे जहाँ पे ये गैस है तो उनकी जान को खतरा है, तो उससे बचाने के लिए पहले इन चिड़ियों को भेजा जाता था ताकि ये बता सकें कि वहां पे ये गैस है या नहीं है। These little birds are particularly sensitive to carbon monoxide and can prevent mining accidents. तो ये जो छोटी छोटी चिड़िए हैं कैनरीज, ये जो है कार्बन मोनोक्साइड्स के लिए जो है बहुत ही सेंसिटिव है, तो इन्हें तुरंत पता चल जाता है अगर हवा में ये गैस होती है, तो ये जो है माइनिंग एक्सीडेंट से जो है बचा सकती हैं हमें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं इस गैस के लिए। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट्स जो है वो स्पेस स्टेशन में कैसे रहते हैं। तो वहां पे जो है हर चीज वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जीरो ग्रेविटी है। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि स्पेस में वो कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे सोते हैं।
ना इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स इंटरनेट पे है जो आपको वहां से ढूंढ के रीड करनी चाहिए। अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तब तो ये जरूर ही आपको करना है, नहीं भी तो भी ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही अच्छी है, आपको मिलेगी तो अच्छा ही है, राइट? इन्फॉर्मेशन कोई भी मिले, इट्स गुड फॉर यू। तो जो है आप जरूर इस चीज को पढ़िए, और अगर आप एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हो तो आपको सच में पता होना चाहिए कि लाइफ जो है स्पेस में इतनी आसान नहीं होगी, तो आप पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। तो ये जब लिखते हैं तो इनके जो पेन है वो स्पेशल पेन होते हैं, उसमें जो है इंक के साथ रेजिन भी होती है। और ये जो इंक है ये सॉलिड रहेगी जब तक जो है आप पेन में फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करोगे, उसे जो है आप हिलाओगे नहीं। तो फ्रिक्शन के बाद जो है ये जो सॉलिड इंक है वो लिक्विड बन जाती है ना। ये जो पेन है ये हर कंडीशन में काम करेगा, कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो। एक्सरसाइज भी जो है वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करेंगे। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो इतना आसान नहीं है, राइट? क्योंकि जीरो ग्रेविटी है तो किसी भी चीज का वेट ही नहीं है। ट्रेडमिल पे अगर उन्हें दौड़ना है तो वो भी वो ऐसे नहीं कर सकते हैं, उन्हें खुद को जो है बांधना होगा रबर स्ट्रैप से, क्योंकि अदरवाइज वो फ्लोट करने लग जाएंगे। तो एक्सरसाइज इतनी आसान नहीं है। खाने के लिए जो है इनको प्रिजर्व्ड फूड्स दिए जाते हैं अर्थ से, तो उसमें जो है ड्राइड, कैन्ड, वैक्यूम पैक्ड और फ्रोजन खाना होता है। और इसे जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें गर्म या ठंडा पानी डाल के जो है आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो, और कभी कभी जो है अवन में आप हीट कर सकते हो। दे ऑल्सो ईट रेडी टू ईट आइटम्स सच एज नट्स, ब्रेड्स एंड फ्रूट्स। सोते कैसे हैं एस्ट्रोनट्स? Astronauts can sleep on a floor, wall, or ceiling as there is no distinction between up and down, but they may gradually float away while sleeping. तो वो कहीं भी सो सकते हैं, जमीन पे, छत पे, कहीं भी, दीवार पे, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, हर चीज फ्लोट कर रही है, राइट? तो उनको क्या करना है, उन्हें जो है खुद को बांधना पड़ता है, रेस्ट्रेन करना पड़ता है अपनी बॉडी को। तो उसे जो है वो स्ट्रैप से बेड पे बांध के जो है वो स्लीपिंग कंपार्टमेंट्स में या फिर स्लीपिंग बैग्स में सोते हैं। Did you know that animals can save humans from natural calamities? क्या आपको ये बात पता है कि जानवर जो हैं वो इंसानों को प्राकृतिक कैलामिटीज से, जैसे कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, उससे बचा सकते हैं? कैसे? एनिमल्स जो हैं वो पहले से सेंस कर लेते हैं कि कुछ तो होने वाला है, कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली है। यहाँ पे देखिए हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। 2004 में जो है इंडोनेशिया में एक सुनामी आने से पहले जो है कुछ एनिमल्स जो थे वो भागना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हाथी जो थे वो ऊपर पहाड़ी की तरफ भागने लगे, जो फ्लेमिंगोज चिड़िया थी वो जो है जो नीचे वाला एरिया था, पहाड़ी के नीचे वाला, वहां से उड़ के जो है वो ऊपर की साइड चली गई। कुत्ते जो थे वो बाहर जाने से उन्होंने मना कर दिया, सब जो है अंदर जा रहे थे। तो ये सारी जो चीजें थी, ये जानवरों ने जो हरकतें करी, उससे समझ में आया कि ये जो है किसी चीज को सेंस कर रहे हैं कि कुछ तो होने वाला है। फिर ऑफ कोर्स वहां पे सुनामी आया था। तो जानवर जो है ऐसे हमें वार्न कर सकते हैं। Minutes before the Naples quake of 1805, oxen, sheep, dogs and geese started making alarm calls in unison. तो नेपल्स, इटली में जो है, नेपल्स में जो है जब अर्थक्वेक आया था 1805 में, तो जो वहां पे बैल थे, जो शीप्स थी, डॉग्स थे और जो चिड़िए थी, वो सब जो है एक साथ जो है यूनिटी में जो है एक साथ चिल्लाने लगे। तो सबने जो है अलार्म कॉल्स देना स्टार्ट कर दिया, सब एक साथ ये सारे जानवर चिल्लाने लगे। Migratory birds crossing the Pacific are able to dodge storms and other hazards. तो जो चिड़िए हैं, माइग्रेटरी जो चिड़िए होती हैं जो एक साइड से दूसरी साइड जाती हैं अर्थ में, जब मौसम चेंज होता है तो ये जो है जब भी कोई तूफान आने वाला हो तो उससे जो है खुद को बचा लेती हैं, क्योंकि इन्हें पहले से सेंस हो जाता है कि कोई तूफान आने वाला है। In the Gulf of Mexico, sharks sense the drop in barometric pressure that precedes hurricanes and tend to swim to deeper waters as a result. तो गल्फ ऑफ मेक्सिको में जो है जो शार्क्स होती हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे समुंदर में जो है हरिकेन आने वाला है, क्योंकि जो पानी का प्रेशर है उससे उन्हें समझ में आ जाता है। तो वो क्या करती हैं, वो जो है इस हरिकेन के आने से पहले क्या करेंगी, समुंदर में वो बिल्कुल नीचे चली जाएंगी, डीप वाटर में चली जाएंगी, ताकि वो हरिकेन से बच जाएं। डॉल्फिन्स हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड स्विमिंग अवे फ्रॉम स्टॉर्म प्रोन एरियाज। तो डॉल्फिन्स को भी देखा गया है कि अगर किसी जगह पे समुंदर में तूफान आने वाला हो तो वहां से जो है वो दूर चली जाती हैं।
Scientists have studied this behavior and found that when severe stresses arise in deep rock before the earthquake, ultra low frequency electromagnetic waves are generated that animals can sense. तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया है और उन्हें इस बिहेवियर से ये समझ में आया है कि जब भी जो है अर्थक्वेक आने वाला होता है तो जो है जो अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो समुद्र में आ रही हैं जो धरती में पैदा हो रही हैं तो ये जो बहुत ही अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी है इतनी कम फ्रीक्वेंसी की ये वेव्स हैं कि आपको सुनाई भी नहीं देंगी मतलब बिना मशीन के तो हमें पता भी नहीं चलेगा बट जानवरों को जो है ये पहले से सेंस हो जाती है उन्हें समझ में आ जाती है उन्हें सुनाई दे जाती है उन्हें फील हो जाता है कि कुछ तो होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये सलीम अली है इन्हें हम इंडिया का बर्डमैन कहते हैं इन्होंने जो है चिड़ियों के ऊपर बहुत स्टडी की ये पहले इंडियन थे जिन्होंने जो है सिस्टमैटिक बर्ड सर्वे किया पूरे इंडिया में और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी चिड़ियों के ऊपर इन्हें पद्म भूषण मिला था 1958 में और पद्म विभूषण मिला था 1976 में। नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी है आपको जो है 4 लोगों का ग्रुप बना के एक बर्ड फीडर बनाना है कार्डबोर्ड चार्ट पेपर किसी भी चीज का यूज करके। बर्ड फीडर क्या होता है आपने अक्सर देखा होगा गार्डन्स में जो है लोग कुछ लगा देते हैं ऐसे वो देखने में छोटा सा घर जैसा लगेगा उसमें जो है वो चिड़ियों के लिए बहुत सारा अनाज या फिर जो भी चिड़ियाँ खाती हैं अनाज है सीड्स हैं ये सारी चीजें जो है उन्हें पसंद होती हैं तो वो उसमें रख देते हैं और चिड़ियाँ वहां आके उन्हें खाती हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं और कुछ मैंने यहाँ पे बनाए हैं। आप कोकोनट से ऐसे जो है बर्ड फीडर बना सकते हो यहाँ पे आप सीड्स भर दो फिर चिड़ियाँ आके खाएंगी तो आप इसे जो है रस्सी लगा के अपने पेड़ में टांग सकते हो। कार्डबोर्ड से बना सकते हो कैन से बना सकते हो। ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स से बना हुआ है यहाँ पे एक पानी की बोतल से बना हुआ है तो ऐसे जो है आप बर्ड फीडर्स बना सकते हो। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.